के 100 पेशी एकेडमी से आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन या कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन। कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन अर्थात कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था या कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन। कलचुरी काल में अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। कलचुरी काल के लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार में उन्नत थे। कलचुरी काल की अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। ये लोग कृषि, पशुपालन तथा व्यापार में उन्नत थे, अर्थात अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि, पशुपालन तथा व्यापार। कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं समृद्ध आर्थिक स्थिति, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार क्या था, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कलचुरी काल में आर्थिक समृद्धि का मुख्य कारण था कलचुरी काल में अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। कलचुरी काल में अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। ये लोग कृषि, पशुपालन व व्यापार में उन्नत थे। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक समृद्धि का जो 3 आधार स्तंभ है वो है कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं उद्योग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कृषि को। कलचुरी कालीन कृषि व्यवस्था। कृषि का मुख्य आधार था, मुख्य फसल थे। कलचुरी काल में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल थे कपास, गेहूं, धान, जौ इत्यादि। लगभग सभी प्रकार के फसल उगाए जाते थे। कृषि से संबंधित किसानों पर लगाए जाने वाला भूमि कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था। कलचुरी काल में भूमि कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था। राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत, राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत, राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था भूमि कर। युगा, कलचुरी काल में सब्जी बेचने वालों को युगा नामक परमिट दी जाती थी।
यदि कोई सब्जी बेचना चाहता है तो उसे युगा नामक परमिट लेना होता था। सब्जी बेचने वालों को सब्जी बेचने वालों को दी जाने वाली परमिट को ही युगा कहते थे। आर्थिक समृद्धि, कलचुरी काल में अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। ये लोग कृषि, पशुपालन व व्यापार में उन्नत थे। यदि हम बात करते हैं कृषि की, कृषि, पशुपालन तथा व्यापार ये किसी भी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का प्रमुख आधार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। कलचुरी काल में कपास, गेहूं, धान, जौ तथा लगभग सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता था। भूमि कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था तथा सब्जी बेचने वालों को युगा नामक परमिट दी जाती थी। दूसरा है पशुपालन। कलचुरी काल में लगभग सभी पालतू जानवरों को पाला जाता था। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख पशु जिनका पालन किया जाता था कलचुरी काल में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा इत्यादि, इन सभी का पालन किया जाता था। कलचुरी काल में लगभग सभी पालतू पशुओं का पालन किया जाता था। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है कलचुरी काल में जो भी मंदिर का निर्माण किया गया है, चाहे वो माता का मंदिर हो, चाहे वो भगवान शिव का मंदिर हो, मंदिर की दीवारों में पशुओं का चित्रण मिलता है, जो इस बात का साक्ष्य है कि कलचुरी काल में पशुओं को भी देवता के रूप में पूजा जाता था तथा उनका पालन किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, इस बात का हमें जानकारी प्राप्त होती है मंदिर के दीवारों में पशुओं का चित्रण, मंदिर की दीवारों में पशुओं का चित्रण, मंदिर की दीवारों में पशुओं का चित्रण। ध्यान दीजिएगा, मंदिर की दीवारों में पशुओं का चित्रण। तीसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यापार। कलचुरी कालीन लोग व्यापार तथा उद्योग में उन्नत थे। कलचुरी कालीन लोग व्यापार तथा उद्योग में उन्नत थे। कलचुरी काल में व्यापार तथा उद्योग उन्नत की स्थिति में था, अर्थात कलचुरी कालीन लोग व्यापार व उद्योग में उन्नत थे। व्यापार तथा उद्योग में उन्नत थे। उदाहरण स्वरूप इनके द्वारा जो उद्योग लगाए जाते थे वो थे जैसे बुनकर उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग। तो इस प्रकार से कलचुरी काल में आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार था कृषि, पशुपालन व व्यापार। कलचुरी काल में अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। ये लोग कृषि, पशुपालन व व्यापार में उन्नत थे। कृषि
इनके द्वारा उगाए जाने वाले प्रमुख फसल थे कपास, गेहूं, धान, जौ, लगभग सभी प्रकार के फसल। भूमि कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत था। युगा सब्जी बेचने वालों को दी जाने वाली परमिट को युगा कहते थे। पशुपालन प्रमुख पशु जिनका पालन किया जाता था गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, गधा। उदाहरण स्वरूप मंदिर की दीवारों में पशुओं का चित्रण इस बात का साक्ष्य है। व्यापार कलचुरी कालीन लोग व्यापार व उद्योग में उन्नत थे। उद्योग बुनकर उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग इस बात का प्रमाण है। ध्यान दीजिएगा, आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था। कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था में राजस्व संग्रहण व्यवस्था। कलचुरी काल में राजस्व संग्रहण हेतु जो प्रणाली बनाई गई थी, जो सिस्टम बनाए गए थे, जो व्यवस्था बनाई गई थी, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। कलचुरी काल में अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने हेतु राजस्व की आवश्यकता होगी, तो राजस्व के संग्रहण हेतु बनाए गए कुछ व्यवस्था को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शासक जिनके द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए व्यवस्था बनाई गई, शासक। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं शासक में बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय के द्वारा राजस्व संग्रहण हेतु कोषागार व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। बहारेंद्र साय के द्वारा कोषागार व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया और इसी कोषागार व्यवस्था के तहत बहारेंद्र साय के द्वारा अपनी राजधानी छुरी कोसगई में कोषागार की स्थापना की गई। तो पहला है बहारेंद्र साय का कोषागार व्यवस्था, जिससे राजस्व संग्रहण में काफी सुविधा हुई। दूसरा पकड़ते हैं कल्याण साय की जमाबंदी व्यवस्था। कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि कल्याण साय ने अकबर की मनसबदार व्यवस्था के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु तथा राज्य संग्रहण हेतु जमाबंदी व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया है जमाबंदी व्यवस्था को, जमाबंदी व्यवस्था के तहत संपूर्ण मंडल को, संपूर्ण साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया। मंडल को विभाजित किया गया गढ़ में, और गढ़ों को विभाजित किया गया बरहा में, और बरहा को विभाजित किया गया गांव में। गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता था, गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता था, बरहा के मुखिया को दाऊ कहा जाता था, गढ़ के मुखिया को दीवान कहा जाता था, और मंडल के मुखिया को शासक कहा जाता था, महामंडलेश्वर, जो भी शासक होते थे। अर्थात किसानों के द्वारा जो भी भूमि कर या लगान दिया जाएगा वो गोटिया को दिया जाएगा। गोटिया इसे ट्रांसफर करेगा दाऊ के पास, दाऊ इस लगान को, भूमि कर को ट्रांसफर करेगा दीवान के पास, और दीवान से आएगा शासक के पास अंततः, और ये जाकर
कोषागार में एकत्रित किया जाएगा। तो इस प्रकार से कल्याण सहाय की जमाबंदी व्यवस्था के तहत लगान अर्थात भूमि कर राज्य संग्रहण में सुविधा हुई, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण मंडल को 3 भागों में विभाजित किया। मंडल को गढ़ में, गढ़ को बरहा में और बरहा को गांव में। किसानों के द्वारा लगान गोटिया को दिया जाता था, गोटिया इसे ट्रांसफर करता था लगान को, दाऊ दीवान को, और दीवान शासक के पास लगान को पहुंचाता था। तो इस व्यवस्था से राजस्व संग्रहण में काफी सुविधा हुई। इसके बाद अगला है, ध्यान दीजिएगा, बारेंद्र साय, कल्याण साय। अगला है लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के द्वारा बही खाता व्यवस्था, बही खाता व्यवस्था, बही खाता व्यवस्था का अर्थ है बजट प्रणाली, लेखा जोखा व्यवस्था, बजट प्रणाली, लेखा जोखा व्यवस्था, आय व्यय विवरण व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। अर्थात कितना राजस्व आ रहा है तथा कितना राजस्व खर्च हो रहे हैं, इसका ब्यौरा लिखित रूप में बही खाता के रूप में किया जाना प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से राजस्व संग्रहण व्यवस्था जो कि आता है बारेंद्र साय, कल्याण साय तथा लक्ष्मण साय के द्वारा। बारेंद्र साय ने कोषागार व्यवस्था का प्रतिपादन किया, कल्याण साय ने जमाबंदी व्यवस्था का प्रतिपादन किया, लक्ष्मण साय ने बही खाता व्यवस्था का प्रतिपादन किया। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जमाबंदी व्यवस्था है इसे थोड़ा सा राजस्व संग्रहण के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जमाबंदी व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, जमाबंदी व्यवस्था के तहत मंडल को विभक्त किया गया गढ़ों में, गढ़ को विभक्त किया गया बरहा में, बरहा को विभक्त किया गया गांव में। गांव का मुखिया कहलाता है गोटिया, बरहा का मुखिया दाऊ, गढ़ का मुखिया दीवान या गढ़पति, मंडल का मुखिया महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर अर्थात शासक, अर्थात शासक। अब यहां पर गांव के किसान सीधा संपर्क में रहेंगे गोटिया के, किसान सीधा संपर्क में रहेंगे गोटिया के। किसानों के द्वारा लगान दिया जाएगा, लगान अर्थात भूमि कर दिया जाएगा गोटिया को, गोटिया इसे ट्रांसफर करेगा दाऊ को, दाऊ इसे ट्रांसफर करेगा दीवान को, और पूरा का पूरा लगान आएगा महामंडलेश्वर शासक के पास। अर्थात यह लगान जाकर जमा होगा कोषागार में, यह लगान जाकर जमा होगा कोषागार में, और इस सभी आय व्यय का विवरण रखा जाएगा बही खाता में। सभी आय और व्यय का विवरण रखा जाएगा बही खाता में। तो इस प्रकार से जमाबंदी व्यवस्था के तहत राजस्व संग्रहण प्रणाली को सुविधा हुई। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में, ध्यान दीजिएगा, आगे है राजस्व संग्रहण हेतु एक विभाग का निर्माण किया गया, जिसका कार्य था राजस्व संग्रहण हेतु नीति निर्माण करना, पॉलिसी का निर्माण करना तथा राजस्व अर्थात टैक्स का, कर का संग्रहण करना। तो अगला इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन के अंतर्गत राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, ध्यान दीजिएगा, राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रमुख मंत्री या अधिकारी, राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रमुख मंत्री या अधिकारी, प्रमुख मंत्री या अधिकारी
और उनके कार्य को हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं महाक्ष पटलिक। महाक्ष पटलिक कलचुरी कालीन मंत्रिमंडल में शामिल होते थे। महाक्ष पटलिक जो आज के कहलाते हैं वित्त मंत्री। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से महाक्ष पटलिक का अर्थ है वित्त मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री अर्थात राजस्व आय से संबंधित जो भी नीति निर्माण किया जाता था वह वित्त मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री अर्थात महाक्ष पटलिक के द्वारा किया जाता था। कलचुरी काल में राजस्व आय से संबंधित जो भी नीति निर्माण किया जाता था वह महाक्ष पटलिक के द्वारा किया जाता था। अर्थात बजट प्रणाली का निर्माण, बजट का निर्माण, आय व्यय विवरण का निर्माण या बही खाता का निर्माण, उसमें शामिल सभी नीति निर्माण का किया जाता था महाक्ष पटलिक के द्वारा। महाक्ष पटलिक मंत्रिमंडल में शामिल होते थे। महाक्ष पटलिक का अर्थ था वित्त मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री। इसका अर्थ है राजस्व से संबंधित जो भी नीति निर्माण किया जाएगा वह महाक्ष पटलिक के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है महाप्रभात्री। महाप्रभात्री, महाप्रभात्री का अर्थ है राजस्व प्रबंधक, राजस्व प्रबंधक अर्थात रेवेन्यू से संबंधित जो भी मैनेजमेंट किया जाएगा, राजस्व से संबंधित जो भी प्रबंधन किया जाएगा वह महाप्रभात्री के द्वारा किया जाएगा। यही महाप्रभात्री होता था प्रमुख लगान अधिकारी, प्रमुख लगान अधिकारी, यही होता था प्रमुख लगान अधिकारी। साथ ही साथ जमाबंदी विभाग, जमाबंदी व्यवस्था के तहत जमाबंदी विभाग का निर्माण किया गया। जमाबंदी विभाग का प्रमुख भी होता था महाप्रभात्री। जमाबंदी विभाग का प्रमुख भी होता था महाप्रभात्री। इसी में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये दोनों हुए मंत्रिमंडल में। अब राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलकिक। सोलकिक, ध्यान दीजिएगा, सोलकिक का अर्थ है कर संग्रहण अधिकारी, कर संग्रहण अधिकारी, कर संग्रहण अधिकारी। ध्यान दीजिएगा, कर संग्रहण अधिकारी। यह सोलकिक जो होता था यही भूमिगत तरीके से कर का संग्रहण करता था। कर संग्रहण अधिकारी होता था कलचुरी काल में सोलकिक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था, अर्थात कलचुरी काल में धन संपत्ति या राजस्व को संग्रहित करने हेतु कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी, इसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थात कलचुरी काल में आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, इसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन, कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि। कलचुरी काल में अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। ये लोग कृषि, पशुपालन व व्यापार में उन्नत थे। कृषि, प्रमुख फसल जिसे उगाया जाता था कपास, गेहूं, धान, जौ, लगभग सभी प्रकार के फसल। भूमि कर, राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था। युगा, सब्जी बेचने वालों को दी जाने वाले परमिट को युगा कहते थे। पशुपालन, लगभग सभी प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता था। गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट
गधा इत्यादि। उदाहरण, मंदिरों की दीवारों में पशुओं का चित्रण इस बात का साक्ष्य है कि कलचुरी काल में लगभग सभी पशुओं का पालन किया जाता था। व्यापार, कलचुरी कालीन लोग व्यापार व उद्योग में उन्नत थे। वह उद्योग के रूप में है बुनकर उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हस्तशिल्पकला उद्योग। राज्य संग्रहण व्यवस्था सबसे पहले पकड़ते हैं। बहरेंद्र साय के द्वारा कोषागार व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। कल्याण साय के द्वारा जमाबंदी व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। लक्ष्मण साय के द्वारा बही खाता व्यवस्था, बजट प्रणाली, आय व्यय विवरण प्रणाली, लेखा जोखा प्रणाली का प्रतिपादन किया गया। राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मंत्री व अधिकारी थे। प्रमुख मंत्री में महाक्ष पटलिक तथा महाप्रभात्री, जबकि अधिकारी थे सोलकिक। महाक्ष पटलिक का अर्थ है वित्त मंत्री, राजस्व मंडल मंत्री। महाप्रभात्री का अर्थ है राजस्व प्रबंधक, प्रमुख लगान अधिकारी, जमाबंदी विभाग का प्रमुख। सोलकिक जो कि एक अधिकारी थे, ये थे कर संग्रहण अधिकारी। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन में ही, ध्यान दीजिएगा, मापन पद्धति। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मापन पद्धति। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मापन पद्धति। कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन, कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं मापन पद्धति। ध्यान दीजिएगा, मापन पद्धति जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पद्धति, मापन पद्धति। ध्यान दीजिएगा, इकाई, मापन पद्धति की इकाई तथा इसका मापन। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि राजस्व संग्रहण हेतु जमाबंदी व्यवस्था के अंतर्गत मंडल को 3 भागों में बांटा गया, गढ़, बरहा और गांव, ताकि राजस्व का संग्रहण आसानी से किया जा सके। गांव का मुखिया गोटिया, बरहा का मुखिया दाऊ, गढ़ का मुखिया दीवान, मंडल का मुखिया स्वयं शासक महामंडलेश्वर। किसानों के द्वारा दिया जाने वाला लगान गोटिया को दिया जाता था। गोटिया लगान का संग्रहण करके इसे दाऊ को देता था और दाऊ इसे दीवान को, और दीवान के द्वारा शासक के पास अर्थात कोषागार में राजस्व का संग्रहण किया जाता था। तो इस प्रकार से कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन के अंतर्गत मापन पद्धति में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य प्रशासन। क्योंकि लगान अर्थात भूमि कर अर्थात
राजस्व के संग्रहण में राज्य प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, राज्य प्रशासन को विभक्त किया गया। गांव के बाद आता है गांव। 12 गांव को मिलकर बनता है बरहा। 7 बरहा बराबर होता है 1 गढ़, और 36 गढ़ों को मिलाकर बनता है मंडल अर्थात राष्ट्र या साम्राज्य। शासक के लिए राष्ट्र, जो उसका साम्राज्य होता है वही उसका देश होता है, वही उसका राष्ट्र होता है या साम्राज्य होता है। तो इस प्रकार से राज्य प्रशासन को गांव, बरहा, गढ़, मंडल में विभक्त किया गया। इसे याद रखने हेतु एक कीवर्ड याद रखना है मापन के लिए। ध्यान दीजिएगा, 12 7 36 1। यह कोई मैथमेटिक्स का रेशियो या अनुपात नहीं है, इसको सिर्फ मैंने याद रखने के लिए लिखा है 12 7 36 1। इसे इस क्रम में याद रखना है, गांव, बरहा, गढ़, बंडल, 12 7 36 1। ध्यान दीजिएगा, इसे इस प्रकार से समझते हैं, यहां पर 12 का मतलब है 12 गांव बराबर 1 बरहा। इसका अर्थ है 12 गांव बराबर 1 बरहा। 12 गांव बराबर 1 बरहा। इसके बाद 7 है, बरहा के पास में 7 लिखा हुआ है, अर्थात 7 बरहा बराबर 1 गढ़। फिर लिखा हुआ है गढ़ के पास में 36, अर्थात 36 गढ़ बराबर मंडल, 1 मंडल अर्थात राष्ट्र। यह इसका अर्थ है। इसीलिए मैंने इसको रेशियो के फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। राज्य प्रशासन गांव, बरहा, गढ़, मंडल 12 7 36 1, अर्थात 12 गांव बराबर 1 बरहा, 7 बरहा बराबर 1 गढ़ और 36 गढ़ बराबर मंडल, 1 मंडल, संपूर्ण मंडल या साम्राज्य। ध्यान दीजिएगा, आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला है मुद्रा मापन। अर्थव्यवस्था का जो लेन देन या विनिमय किया जाता है वो मुद्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो अगला है मुद्रा मापन। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा मापन। मुद्रा मापन अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में विनिमय प्रणाली का आधार होता है मुद्रा। इसीलिए अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुद्रा मापन। मुद्रा मापन में मुद्रा की इकाई थी, ध्यान दीजिएगा, कौड़ी, गंडा, कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी, कोरी, दोगानी। ध्यान दीजिएगा, कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी। ये कौड़ी है जबकि ये कोरी है। कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी। जैसे आज होते हैं 1 रुपए के सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का। इसके बाद आता है जैसे 20 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 1000 का नोट, जो कि हालांकि वर्तमान में 1000 के नोट बंद हो गए हैं, 2000 के नोट। ये जो मुद्रा की इकाई है, इसी प्रकार से कलचुरी कालीन में भी मुद्रा की इकाई, मुद्रा मापन की इकाई थी कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी। अर्थात इसे याद रखने का तरीका 4 5 16 1। यह सिर्फ याद रखने के लिए मैंने लिखा है 4 5 16 1। अर्थात इसका अर्थ है 4 कौड़ी बराबर 4 कौड़ी बराबर 1 गंडा, 4 कौड़ी बराबर 1 गंडा, 5 कौड़ी बराबर 5 कौड़ी बराबर 1, ध्यान दीजिएगा, 4 कौड़ी बराबर 1 गंडा,
5 गंडा बराबर 5 गंडा बराबर 1 कोरी, 5 गंडा बराबर 1 कोरी। इसके बाद है 16 कोरी बराबर 16 कोरी बराबर 1 दोगानी, 1 दोगानी, ध्यान दीजिएगा 1 दोगानी। तो यह है मुद्रा मापन की इकाई, यह हमने डिस्कस किया मुद्रा मापन, यह है मुद्रा मापन। कोड़ी गंडा कोरी दोगानी 4 5 16 1, 4 कोड़ी बराबर 1 गंडा, 5 गंडा बराबर 1 कोरी, 16 कोरी बराबर 1 दोगानी। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है द्रव मापन। द्रव मापन, जैसे कि आज द्रव मापन की इकाई है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर। इसी प्रकार से कलचुरी काल में द्रव्य मापन की इकाई जो थी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेरी पंसेरी मन, सेरी पंसेरी मन, सेरी पंसेरी मन, ध्यान दीजिएगा सेरी पंसेरी मन। 5 8 1 समझते हैं। 5 सेरी बराबर 5 सेरी बराबर 1 पंसेरी, 5 सेरी बराबर 1 पंसेरी, और 8 पंसेरी बराबर 8 पंसेरी बराबर 1 मन। तो यह हमने डिस्कस किया द्रव्य मापन का इकाई, द्रव्य मापन की इकाई, ध्यान दीजिएगा द्रव्य मापन की इकाई। सेरी पंसेरी मन 5 8 1, 5 सेरी 1 पंसेरी, 8 पंसेरी 1 मन। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आगे है अनाज मापन हेतु कलचुरी कालीन इकाई क्या थी। ध्यान दीजिएगा अनाज मापन हेतु पोगाई, पोगाई, अधेलिया, अनाज मापन हेतु पोगाई अधेलिया, पोगाई अधेलिया, कुरु, 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 पोगाई अधेलिया कुरु, पोगाई अधेलिया कुरु, काठा, पोगाई अधेलिया कुरु काठा, खाड़ी, खाड़ी या खंडी, खाड़ी या खंडी, गाढ़ा, अगला है गाढ़ा, पोगाई अधेलिया कुरु काठा, खाड़ी, खंडी, गाढ़ा। ध्यान दीजिएगा यहां पर समझते हैं पोगाई, एक पोगाई का अर्थ है आज के हिसाब से 1 पाव अर्थात 250 ग्राम, 1 पाव अर्थात 250 ग्राम। अधेलिया, एक अधेलिया, एक अधेलिया का अर्थ है आधा किलो, 500 ग्राम आज के हिसाब से, लगभग आज के हिसाब से 1 पोगाई बराबर 250 ग्राम, 1 अधेलिया बराबर 500 ग्राम। कुरु, 1 कुरु बराबर 1 किलो, 1 केजी, 1000 ग्राम। काठा, 1 काठा बराबर 2.5 किलो, 1 काठा बराबर 2.5 किलो। खाड़ी या खंडी, खाड़ी या खंडी, 1 खाड़ी या खंडी बराबर होता है 20 काठा, 20 काठा, 20 काठा, अर्थात 1 काठा बराबर होता है 2.5 किलो, तो 20 काठा बराबर होगा 2.5 दूनी 5, 50 किलो, 50 किलो। 1 गाढ़ा, 1 गाढ़ा, 1 गाढ़ा बराबर होता है 20 खाड़ी या 20 खंडी, 20 खाड़ी या खंडी, अर्थात यहां से 20 इंटू 50 करेंगे तो यह आ जाएगा 1000 किलो। इसका अर्थ है 1000 किलो के। तो इस प्रकार से हमने
कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डिस्कस किया मापन पद्धति को, मापन पद्धति को ध्यान दीजिएगा। मापन पद्धति, कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मापन पद्धति सबसे पहले है राज्य प्रशासन। गांव बरहा गढ़ मंडल 12 7 36 1, 12 गांव बराबर 1 बरहा, 7 बरहा बराबर 1 गढ़, 36 गढ़ बराबर संपूर्ण मंडल। मुद्रा मापन कोड़ी गंडा कोरी दोगानी, याद रखने के लिए 4 5 16 1, 4 कोड़ी बराबर 1 गंडा, 5 गंडा बराबर 1 कोरी, 16 कोरी बराबर 1 दोगानी। द्रव्य मापन सेरी पंसेरी मन 5 8 1, 5 सेरी 1 पंचसेरी, 8 पंचसेरी 1 मन। अनाज मापन के लिए पोगाई अधेलिया कुरु काठा खाड़ी खंडी गाढ़ा, 1 पोगाई 250 ग्राम, 1 अधेलिया 500 ग्राम, 1 कुरु 1 किलोग्राम, 1 काठा 2.5 किलोग्राम, 1 खाड़ी या खंडी 20 काठा अर्थात 50 किलोग्राम, 1 गाढ़ा बराबर 20 खंडी या 20 खाड़ी 1000 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हमने कलचुरी कालीन आर्थिक जीवन या कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था को डिस्कस किया।